तो बात करते हैं प्राचीन भारत की। सिंधु घाटी और वैदिक काल के बाद पता है एक ऐसा दौर आया जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये युग था महाजनपदों का। तो चलिए इसको थोड़ा टाइम फ्रेम में सेट करते हैं। देखिए, भारत की जो पहली शहरी सभ्यता थी, उसके पतन के बाद और एक लंबे वैदिक युग के बाद लगभग 600 ईसा पूर्व में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। इसे हम द्वितीय नगरीकरण का दौर भी कहते हैं। और इस नए दौर की वजह क्या थी, सोचा है कभी? सिर्फ एक धातु, लोहा, हाँ आयरन, लोहे के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने, आप समझिए, समाज में एक क्रांति सी ला दी। एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर एक साधारण से धातु ने सब कुछ बदला कैसे? सोचिए, लोहे के हल से किसान अब घने जंगल साफ कर पा रहे थे, उपजाऊ जमीन पर खेती कर रहे थे। नतीजा, पहले से कहीं ज्यादा अनाज। और जहां तक जंग की बात है, तो लोहे की तलवारें और भाले कांस्य यानी ब्रॉन्ज के हथियारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। बस यही टेक्नोलॉजी का फायदा था जिसने छोटे छोटे कबीलों को बड़े बड़े राज्यों में बदलने की नींव रखी। हाँ, लेकिन यह बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसका एक प्रोसेस था। सोचिए, वैदिक काल में लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे जिनको कहते थे जन। फिर धीरे धीरे जब वो एक जगह बसने लगे, अपनी जमीन पर एक तरह से हक जमाने लगे, तो बन गए जनपद, मतलब जन के पैर रखने की जगह। और फिर जब ये जनपद ताकत और दौलत में बढ़ने लगे, आपस में लड़ने लगे या जुड़ने लगे, तब उन्होंने शक्ल ली महाजनपदों की, यानी महान राज्यों की। और बस यहीं से असली खेल शुरू हुआ। और देखते ही देखते 600 ईसा पूर्व आते आते पूरा उपमहाद्वीप 16, जी हां, 16 महाजनपदों में बंट गया। गांधार से लेकर अंग तक हर राज्य की अपनी अलग पहचान थी, अपने महत्वाकांक्षाएं थीं। ये आलम बिल्कुल एक विशाल शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर कोई बस शय और मात का खेल खेल रहा था। और इसी होड़ ने आगे चलकर भारत के भविष्य की कहानी लिखी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सारे राज्य एक ही तरह से नहीं चलते थे। मतलब ज्यादातर में तो राजतंत्र था, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन कुछ, जैसे कि वज्जी और मल्ल, वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। वे गणतंत्र थे, जिनको गणसंघ कहते थे, जहां फैसले एक सभा में मिलकर लिए जाते थे। सोचिए जरा, आज से 2500 साल पहले। ये उस दौर की राजनीतिक सोच की गहराई को दिखाता है। तो सवाल उठता है कि हमें ये सब पता कैसे है? इसकी जानकारी हमें मिलती है मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों से, खास करके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। इन्हीं में इन 16 महान राज्यों की सूचियां और विवरण मिलते हैं, जिससे हमें उस समय की एक झलक मिलती है। तो इन 16 राज्यों की शतरंज की बिसात पर एक खिलाड़ी था जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। उसका नाम था मगध। और मगध का उदय सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये तो भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव की कहानी है। और यही हमें हमारे मुख्य सवाल पर लाता है, आखिर मगध ही क्यों? इतने सारे शक्तिशाली राज्यों में से ऐसी क्या खास बात थी मगध में जिसने उसे सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला कारण था भूगोल, यानी उसकी लोकेशन। मगध की जो राजधानियां थी ना, वो लगभग अजेय थीं। पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, एक प्राकृतिक किले की तरह। और बाद वाली राजधानी पाटलिपुत्र, वो तो गंगा और सोन जैसी नदियों के बीच एक जलदुर्ग यानी वाटरफोर्ट था। इसका मतलब साफ था, जबरदस्त सुरक्षा और साथ ही व्यापार और सेना की आवाजाही पर पूरा नियंत्रण। दूसरा और बहुत बड़ा कारण था अर्थव्यवस्था। देखिए, गंगा के उपजाऊ मैदानों की वजह से अनाज की कोई कमी नहीं थी, और जब पेट भरा हो तभी तो एक विशाल सेना खड़ी की जा सकती है। फिर पास में ही छोटा नागपुर की खानों से भरपूर लोहा और तांबा मिलता था, मतलब बेहतरीन हथियार और औजार। और वहां के घने जंगलों ने सिर्फ किलों और रथों के लिए लकड़ी नहीं दी, बल्कि मगध को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जिसने जंग का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो क्या था ये ब्रह्मास्त्र? ये एक ऐसा सैन्य हथियार था जिसने मगध को युद्ध के मैदान में मनोवैज्ञानिक और सामरिक दोनों तरह की बढ़त दी। युद्ध हाथी यानी वॉर एलिफेंट्स। मगध के पास अपने जंगलों से बड़ी संख्या में हाथियों को पकड़ने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपनी सेना में शामिल करने की एक अद्वितीय क्षमता थी।
सोचकर देखिए, दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवारों के सामने ये विशालकाय जानवर किसी चलते फिरते किले या आज के जमाने के टैंक जैसे थे, जिनको रोक पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सिर्फ संसाधन और हाथियों से साम्राज्य नहीं बनते। मगध की असली ताकत थी उसके शासकों के दिमाग में। बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु जैसे राजा बेहद चतुर थे, दूर की सोचते थे और जरूरत पड़ने पर क्रूर भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर तरीका अपनाया। शादी करके गठबंधन बनाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जब इन सब से बात नहीं बनी तो सीधा युद्ध का ऐलान कर दिया। तो इस पूरे संघर्ष और एकीकरण के युग का दीर्घकालिक महत्व क्या था? यह सिर्फ एक साम्राज्य की जीत की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, मगध का प्रभुत्व अपने आप में अंत नहीं था, बल्कि ये उस विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव थी जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे नामों से जानते हैं। मगध ने, आप समझिए, वो पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिस पर भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। लेकिन ये सब सिर्फ राज्यों के बनने और बिगड़ने का दौर नहीं था। इस दौर में जो लगातार लड़ाई चल रही थी, समाज में जो उथल-पुथल मची हुई थी और पुरानी रीति रिवाजों पर जो सवाल उठ रहे थे, उसने लोगों को जिंदगी के बड़े मतलब खोजने पर मजबूर कर दिया। और इसी मंथन से नए दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का जन्म हुआ। समाज में हो रहे इस बदलाव ने पुरानी वैदिक परंपराओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, और इसी बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज के माहौल में दो बड़े विश्व धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन धर्मों ने न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। तो आखिर में इस पूरे युग को कैसे याद रखें? शायद इस तरह कि महाजनपदों ने नक्शा बनाया और मौर्य साम्राज्य उस पर घर बनाने वाला था। उन्होंने राजनीतिक इकाइयां बनाई, प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित की और वो मंच तैयार किया जिस पर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा होने वाला था। ये सच में एक ऐसा युग था जिसने भारतीय इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया।